नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मनन हिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि आगामी जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, बिहार एसआई, एईडीओ, सब के लिए मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित किया था? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैनुअल प्रथम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैनुअल प्रथम के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि मैनुअल प्रथम जो है बोल रहा है कि अपनी समुद्री शक्ति, तकनीक और अस्त्र के बल पर इसने जो है कि पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर लिया था। पहला क्वेश्चन का आंसर मैनुअल प्रथम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे। यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्र तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये कथन जो है ना, ये कथन फ्रांसिस्को दी अल्मीरा का है। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा जो कि भारत में जो है पहला पुर्तगाली वायसराय होता है, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक के बीच में रहता है। तो इसको याद रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, जो कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये का हो जाएगा 1510 में किया था। बोला पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। इसको याद रखेंगे। उसके बाद बोला फ्रांसिस्को दी अल्मेरा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो 1505 में बनाया गया था और 1505 से लेकर 1509 तक ये रहा था। उसके बाद बोला पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो इसको भी याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था 1530 में। तो ऐसे आप इसको मिलान कर सकते हैं। देखिए, आपको मिलान करके हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो इसको मिला लेंगे आप लोग। 1 का 3। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था, इसको मिला लेंगे आप लोग 1503। उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीरा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए प्रथम गवर्नर बनाया गया था 1505 में, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था 1530 में। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का अगला चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन जो कि 4 कथन दिया हुआ है, जिसमें कि आप लोग को सही उत्तर देना है। पहला कथन है कि पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थापित कर लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये पहला कथन हम लोग का क्या हो जाएगा? तो पहला कथन हम लोग का हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग का राइट हो जाएगा। दूसरा बोला है कि 1530 ईस्वी से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों को वायसराय था। नहीं, 1530 ईस्वी पुर्तगालियों का जो भारत में वायसराय था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। तो ये कथन हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा कथन। तीसरा कथन है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली संस्कृति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला बोल रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी के, नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी को जो लाया था, ये लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। तो ये कथन भी गलत है। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसको याद जरूर रखिएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो इसको BOC, बोक बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है? BOC, बोक बोलते हैं इसको। डचों की व्यापारिक संस्था BOC यानी कि डच संयुक्त कंपनी कहलाती थी। मार्च 1602 में इसकी स्थापना डच संसद रखी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, 1602 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1602 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सही क्रम में बताएं।
जैसे तीसरा आंग्ल डच युद्ध, बेदरा का युद्ध और अंग्रेजों को मुगल व्यापारी फरमान। देखिए, अंग्रेजों को मुगल व्यापारी फरमान यानी मुगल वगैरह 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में हुआ था। और तीसरा आंग्ल डच युद्ध 1672 से 1674 में हुआ था, तो इसको आप कालक्रम के अनुसार इसको आप मिला लेंगे। अगर 6 का आंसर देखा जाए तो 6 का आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर डी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ था। ये बात बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ था। ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, इसको याद रखिएगा, जेम्स प्रथम का यह राजदूत था। अगला बोल रहा है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा था। नहीं, ये बात गलत है। ये बात क्या है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषताएं आदि करते। अभी हम लोग तुरंत ऊपर के क्वेश्चन को हम लोग भी देखे थे कि 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 में की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था? तो याद रखिएगा लुई चौदहवां उस समय शासक था, और उसका जो मंत्री था कुलबर्ट, उसी के समय जो है इसकी स्थापना किया था। तो इस चीज़ को जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1664 लुई चौदहवां के समय इसका स्थापना हुआ था कुलबर्ट के द्वारा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कथन और कारण में उत्तर आपको देना है। कह रहा है कि सन 1760 ईस्वी का वांडीवास की लड़ाई भारत इतिहास का नया महत्वपूर्ण होता है। देखिए, वांडीवास की लड़ाई जो है ना, इस सर आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में हुआ था। इसको याद रखिएगा, शासक का नाम भी याद रखिएगा, अधिकारी का नाम। ये काउंट डी लाली और सर आयरकूट के बीच जो है जनवरी 1760 में यह लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इसको याद रखिएगा। ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन जो है ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। कह रहा है कि वांडीवास की लड़ाई ने भारत और फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया था। बिल्कुल, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि यह काउंट डिलाली और सर आयरकुच के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और अब यह तय हो गया था कि भारत में राज कौन करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं, और दोनों क्या है, स्पष्टीकरण भी करता है। तो इस प्रकार अगर आप आंसर देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इसको जरूर याद रखिएगा, स्थापना को। बोला है कि क्वेश्चन का आंसर जो होगा, बोला कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र की समिति सैरामपुर बोलते हैं इसको, सैरामपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में था। तो इसको भी याद रखिएगा, स्थापना भी याद रखिएगा, 1616 वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इससे जुड़ी 3 बात याद रखिएगा। सबसे पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था, तो लुई चौदहवां था, लुई चौदहवां, और उसका एक मंत्री था कुलबर्ट, उसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1664 में। और ये अपना पहला व्यापारिक कोठी जो बनाता है वो बनाता है सूरत में। कहाँ बनाता है, तो सूरत में बनाता है।
अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाता है? तो सूरत में बनाता है। जरूर याद रखिएगा, सूरत में 1668 में बनाता है। स्थापना आप लोग जरूर याद रखिएगा 1664 में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्नलिखित घटनाक्रमों को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। देखिए, कह रहा है कि वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा। आप लोग जानते होंगे कि पहली बार 17 मई 1498 को केरल तट कालीकट आया था, जहाँ पर उसका क्या कि वहाँ का जो स्थानीय शासक जमोगी ने उसका स्वागत किया था। और लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि वास्को डी गामा का दूसरी भारत यात्रा 1502 में आया था ये। उसके बाद बोला कि अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा ये किया था 1599 में। कब किया था? तो 1599 में किया था। 1599 में किया था, इसको भी याद रखिएगा, 1599 में। तीसरा बोला कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है, कभी कभी पूछ देता है कि शासक कौन था, तो शासक था अकबर। 1600 में हुआ था रानी एलिजाबेथ दूसरी के द्वारा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके बारे में आपको 2 बार ऊपर हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं कि 1664 में इसका स्थापना हुआ था। लुई 14वां उस समय क्या था? शासक था, और उसका एक मंत्री था कोलबर्ट, उसी की तरह 1664 में किया गया था। और इसकी जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में बनाई गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1498 में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होता। उस मार्गदर्शक का नाम क्या था? उस मार्गदर्शक का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था उस मार्गदर्शक का नाम? अब्दुल मजीद था ये, तो इसको याद रखिएगा कि मार्गदर्शक का काम यही किया था, अब्दुल मजीद। इस व्यक्ति का नाम आप जरूर याद रखिएगा। 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, तो ये व्यक्ति जो था क्या मार्गदर्शन का प्राप्त किया था? अब्दुल मजीद। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? देखिए, नादिर शाह जो था ना, नादिर शाह वह 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। उस समय मुगल बादशाह जो था उसका भी जरूर नाम याद रखिए, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम उस समय मुगल बादशाह था, और मुगल सेना को क्या किया था? तो 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में, इसको याद रखिए, करनाल के युद्ध कब हुआ था? 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध, इसको जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि इस समय मुगल शासक कौन था, तो उसका नाम याद रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के साथ उत्तर दें। देखिए, 4 शासक का नाम दिया हुआ है, आलमगीर द्वितीय, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दाज और अहमद शाह बहादुर। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हो जाएगा रफ़ी-उद-दरजात, क्योंकि ये मोहम्मद शाह रंगीला से पहले था ये, तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा रफ़ी-उद-दौला, ये 1719 में ही था, लेकिन बस इसमें क्या है कि माह का अंतर है। रफ़ी-उद-दरजात जो था यह फरवरी 1719 से जून 1719 था, और रफ़ी-उद-दौला ये जून 1719 से सितंबर 1719 तक था। और तीसरा हो जाएगा अहमद शाह, इस 1748 से लेकर 54 तक रहता है। अहमद शाह कब रहता है? इसको आप लिख सकते हैं डेट के साथ 1700, जैसे कि ये हो जाएगा अहमद शाह 1748 से 54, और उसके बाद आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से रहता है 1759, ये रहता है 1754 से 1759, और रफ़ी-उद-दरजात ये दोनों 1919 में ही रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि दिया गया है? देखिए, किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि दिया गया है? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष चला था। इस संघर्ष में उसका पुत्र था मुअज्जम, जो अंतिम रूप से सफल रहा था। वह बहादुर शाह के नाम से मुगल शासक की बागडोर संभाला।
इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। कभी कभी ये भी पूछा है कि शाह बेखबर की उपाधि कौन दिया था? उपाधि लिया था बहादुर शाह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी? तब बहादुर शाह प्रथम को। इसको जरूर याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? देखिए, एक्चुअली मुगल साम्राज्य क्या था? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1526 में हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या है कि बहादुर शाह द्वितीय जो था ना, वो अंतिम मुगल शासक था। उसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया। उसे बंदी बनाकर रंगून, जो कि वर्तमान म्यांमार है, वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य को अंत करने की घोषणा की। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य का जो अंत कब हुआ, तो नवंबर 1858 में। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी पूछ जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तब बहादुर शाह द्वितीय था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला है कि कथन और कारण पर विचार कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्युदंड दिया। तो इसको आप लोग याद है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दी 1675 में। कब दिया था? 1675 में। इसको जरूर याद रखिएगा। और कारण कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकार का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। ये बात भी क्या है? ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पानीपत की तीसरी लड़ाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पानीपत की तीसरी क्या था। पहला कथन बोल रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहला बार लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को नहीं, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव तथा सदाशिवराव भाऊ लगभग 28,000 मराठे मारे गए थे। यह कथन क्या है? बिल्कुल हम लोग का सही है। तीसरा कथन बोला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। नहीं, पानीपत की लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या है? कथन 2 केवल सही है। बोला कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसको फरवरी को अगर आप जनवरी बना लेंगे तो कथन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 जनवरी 14 फरवरी 14 जनवरी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड की स्थापना किसने की थी? रोहेलखंड जो है ना, एक जगह था जो कि रायबरेली के पास पड़ता है। इसका जो स्थापना किया था उस व्यक्ति का नाम था अली मोहम्मद खान। ठीक है, अली मोहम्मद खान। रोहेलखंड की स्थापना किसने किया था? तो अली मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। अली मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा, अली मोहम्मद खान। रोहेलखंड की स्थापना किया था अली मोहम्मद खान। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तराधिकारी राज्य और स्वतंत्र राज्य क्या होता है। उत्तराधिकारी राज्य वैसे राज्य को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। इसको जरूर आप लोग डिफरेंस याद रखें। उत्तराधिकारी राज्य वैसे राज्य को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था और अब उनके नियंत्रण से बाहर होकर स्वतंत्र या स्वायत्त स्थापित हो गए थे, उनको उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि उत्तर मुगल काल में कौन सा राज्य उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है? तो मैसूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। ये स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर हैदराबाद, बंगाल और अवध सब क्या था? ये सब था उत्तराधिकारी राज्य था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर मुगलकालीन राज्य और संस्थापक, मतलब इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बंगाल, बंगाल का क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां। बंगाल का क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां। बंगाल का हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। तो इसको आप लोग 1 और 3 के साथ मिला लीजिए। अवध का क्या हो जाएगा? अवध का हो जाएगा शहादत खान। अवध का क्या हो जाएगा? शहादत खान। इसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद का हो जाएगा निजाम उल मुल्क, जिसको कि चिनकलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। और मैसूर का हो जाएगा हैदर अली। तो इसको आप लोग मिला लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसको याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल। किस मिसल से था? सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से था। सुकर चकिया मिसल से था। सुकर चकिया मिसल से था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इसको याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा या प्रधानमंत्री का पद क्या था? मराठा शासन प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता था। आगे चलकर समस्त शासन प्रणाली पेशवा को सौंप दी गई और वह मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया। प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेकर 1720 तक रहते हैं। इनकी जो नियुक्ति है ना, वो शिवाजी के पुत्र साहू के द्वारा किया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ स्थित 12 इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद दौला। कौन करवाया था? तो आसफ उद दौला ने करवाया था 1784 में। 1784 में 1784 में करवाया था आसफ उद दौला के द्वारा 12 इमामबाड़ा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? त्रावणकोर। क्या हो जाएगा? त्रावणकोर। त्रावणकोर जो कि दक्षिण में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्य के रूप में उभरा था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये दक्षिण का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि की गई थी? तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे अलीनगर की संधि के बारे में। कह रहा है कि पलासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि की गई थी। अलीनगर की संधि क्या है कि दरअसल यह अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद किया गया था। तो अलीनगर की संधि कब हुआ था? फरवरी 1757 में। फरवरी 1757 में हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, फरवरी 1757। अब क्या है कि इस संधि में कुछ प्रमुख बात था जिसको हम लोग याद रखेंगे। पहला बात था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार फिर से व्यापार की सुविधाएं बहाल करना। दूसरा था कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों को जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना। और तीसरा था कि कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो जाना। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात था जिसको आप लोग याद रखिएगा अलीनगर की संधि में। सबसे पहले अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो फरवरी 1757 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा आपको मुर्शीद कुली खां, जो कि 1700 से 1727 के बीच में रहेगा। दूसरा हो जाएगा शाह शुजा, और तीसरा हो जाएगा सरफराज खान, और चौथा हो जाएगा अलवर्दी खान। तो इसको आप कालानुक्रम के अनुसार इसको आप मिला लेंगे। पहला हो जाएगा मुर्शीद कुली खान, दूसरा हो जाएगा शाह शुजा, तीसरा हो जाएगा सरफराज खान और चौथा हो जाएगा अलवर्दी खान। तो इस प्रकार क्रम को देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स। बोला है डैश तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। जिसको याद रखिएगा 1717 से लेकर के 1765 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम लोग अब आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पलासी का युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया था। नहीं, ये कथन गलत है। यह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। दूसरा कथन बोल रहा है यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये कथन बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार एक कथन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 23 दिसंबर दिया हुआ है जबकि 23 जून को हुआ था। और दूसरा कथन और तीसरा कथन क्या है? दोनों सही है। इस प्रकार 31 का क्या हो जाएगा? 2 और 3। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल लाया था? तो इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा लाया गया था? मीर कासिम के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? मीर कासिम के द्वारा लाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन का अंत करने वाले गवर्नर कौन है? तो द्वैत शासन को जो स्थापित किया था उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था उसका? लॉर्ड क्लाइव। अगर ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि बंगाल में 1765 से लेकर 1772 का काल को द्वैत शासन के काल के नाम से जाना। 1765 आपको हम लोग डेट बता देते हैं। 1765 से लेकर 1772 के काल को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वैत शासन का काल बोलते हैं। तो द्वैत शासन लाया कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। उसका अंत किसने किया था? तो अंत किया था वागन हेस्टिंग्स। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? इसको लियोनल कार्टिस को बोलते हैं। द्वैत शासन का जनक, जिसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उस समय गवर्नर था बंगाल का वागन हेस्टिंग्स। उसी के काल में लड़ा गया था 1780 से लेकर के 1784 के बीच में। खास करके यह अंग्रेज और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध हुआ था जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लड़ गए थे, जिसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 में लड़ा गया था। 1767 में प्रथम था ये, इसको याद हम लोग रखेंगे। ये प्रथम मैसूर युद्ध था जो कि डेट के साथ याद रखेंगे। 1767 में ये था, प्रथम था। उसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था कब? तो द्वितीय था 1780 से लेकर 1784 के बीच में। उसमें बोलेगा गवर्नर कौन था बंगाल का? तो गवर्नर था वागन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्क्विस की उपाधि किस गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी? तो मार्क्विस की उपाधि जो दी गई थी आर्थर ब्लेजली को। किसको दिया गया था? आर्थर ब्लेजली को। तो इसको जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी? आर्थर ब्लेजली को दिया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था आर्थर ब्लेजली। इसको याद रखिएगा, जिसको लॉर्ड ब्लेजली के नाम से भी जानते हैं, आर्थर ब्लेजली को। तो इसको याद रखिएगा, मार्क्विस के नाम से आर्थर ब्लेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण पर विचार कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का भी खोजकर्ता कहा जाता है। रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। अगला बोल रहा है कि उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। देखिए ये कथन जो है ना, खगोल विज्ञान नहीं, इसको रक्षा प्रौद्योगिकी की गहरी जानकारी, खगोल नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खगोल नहीं होगा, क्या होगा? रक्षा प्रौद्योगिकी की इसको जानकारी थी। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग लगाएंगे कि ए सही है और आर क्या है? गलत है। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि
पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, यह कथन सही है। कारण बोल रहा है कुछ खगोल विज्ञान नहीं, रक्षा प्रौद्योगिकी का इसको जनक माना जाता है या तो खोजकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने किस देश के सैनिकों की मदद की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या आंसर हो जाएगा? फ्रांस। एक्चुअली क्या था कि जैकोबिन क्लब मूलतः फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। जैकोबिन क्लब जो है ये मुख्यतः क्या है, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए फ्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा एग्जैक्ट। इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, फ्रांसीसी क्रांति। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मिलान करने के लिए कर रहा है मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र। मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र है, तो यहाँ पर दिया हुआ एक तरफ है होलकर, गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया, एक तरफ क्या है सूची दिया हुआ है जगह का। होलकर कहाँ था? होलकर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। होलकर क्या हो जाएगा? इंदौर। गायकवाड़ कहाँ हो जाएगा? बड़ौदा। भोंसले कहाँ हो जाएगा? नागपुर। और सिंधिया क्या हो जाएगा? ग्वालियर। तो इस प्रकार अगर आप कथन इसका देखिएगा 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 38 का आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है आपको आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन को सही से सुनेंगे और इसकी पूरी गारंटी कि आपको यहीं पे क्वेश्चन याद हो जाएगी। बोला है कि अंग्रेजों तथा मराठा पेशवा के बीच सलवाई का महत्वपूर्ण संधि कब हुआ था। सलवाई की संधि, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सलवाई की संधि क्या होता हो। सलवाई की संधि है क्या? एक्चुअली क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय क्या हुआ था? सलवाई की संधि 1782 में किया गया था। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछेगा कि सलवाई का संधि किस मराठा युद्ध में हुआ था या किस मराठा से, रखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। इस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था वागन हेस्टिंग्स। जिसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था। तो मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से 1818 में, जो कि इसको जो क्या है इसका अगर इतिहास हम लोग देखेंगे तो ऐसे समझेंगे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की पूर्णतः पराजय हो गई। परिणाम स्वरूप जून 1818 में पेशवाओं ने पूरी तरह अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा परिसंघ को भंग कर दिया। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए। 1818 में उस समय गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड बेलेजली, जो कि एक्चुअली 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेलेजली। तो इसको याद रखिए। कभी कभी बोल देगा कि मराठा परिसंघ को जब भंग कर गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड बेलेजली। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सिंध विजय के समय जो है ना गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। इसको आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड एलनबरो कौन था? लॉर्ड एलनबरो, जिसका कार्यकाल होता है 1842 से लेकर के 1844 के बीच गवर्नर जनरल रहता है। इसको याद रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस या घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो ये था वागन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा इसका आंसर? वागन हेस्टिंग्स। कभी कभी इसको देगा सुरक्षा प्रकोष्ठ भी इसके जगह पर देता है, तो इसमें इसको आप देखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस या घेरे की नीति वागन हेस्टिंग्स के समय यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? देखिए, सहायक संधि जो प्रणाली था इसका शुरुआत एक्चुअल में जो किया था
वह इस शब्द को गढ़ा था डुप्ले के द्वारा, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसको आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है इसका उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा मतलब कि एक तरह से क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जिन राज्यों के साथ सहायक संधि किया था उसका कालक्रम के अनुसार इसको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में और ग्वालियर 1804 में। तो इसको आप लोग कालक्रम के अनुसार अगर सजाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध अंग्रेजी साम्राज्य के जो विस्तार के क्रम में जो बहुत सारे युद्ध लगे गए थे, जिसमें कि आंग्ल नेपाल युद्ध उसमें से एक था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है कि इस युद्ध का जो अंत हुआ था सुगौली के संधि के तहत। कब हुआ था इस युद्ध का अंत, तो सुगौली के संधि के तहत युद्ध का अंत हुआ था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 में। कभी कभी पूछ देगा आपको कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816 ईस्वी में हुई थी। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य या रियासत और इसको मिलान करने के लिए सबसे पहले बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी, और डलहौजी के समय ही व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। इसमें एक बोल रहा है कि सतारा को कब मिलाया गया था, तो 1848 में, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फोर्टी 46 के बाद हम लोग देखेंगे 47। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा है, हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। 47 कह रहा है क्या कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे। नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे, नहीं, ये बात क्या है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोला कि नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों और समस्याओं के परिणाम थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ये स्थानीय कारण और स्थानीय कारणों और समस्याओं के परिणाम थे। तीसरा बोला कि सभी नागरिक विद्रोह स्थान और काल के संदर्भ में अलग अलग हुए, पर प्रकृति लगभग एक समान थे। बिल्कुल ये सही कथन है। तो इस प्रकार कथन एक क्या होगा, तो हम लोग कथन एक क्या होगा, तो गलत हो गया। कथन एक क्या होगा, तो गलत हो गया। इसको आप लोग देखें, याद रखिएगा। तो हम लोग अभी कहाँ थे, 47 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोला कौन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रगतिशील विचार नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना प्राप्त, सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से लेकर 1820 के बीच में हुआ था, और यह अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध होने वाला भारत का पहला नागरिक विद्रोह था। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है बांग्ला उपन्यास आनंद मठ, यहीं से लिया गया सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से लेकर 1820 तक होता है, और यह अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध होने वाला भारत का पहला नागरिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 49 बोला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर जो कि इस विद्रोह को नेतृत्व करता थे, इन्हीं के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा था,
बख्शी जगबंधु विद्याधर कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरत में नमक विद्रोह की घटना कब हुई थी? तो सूरत में जो नमक विद्रोह हुआ था यह 1844 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। सूरत में नमक विद्रोह कब हुई थी? 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और पाइका विद्रोह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलान करना है आपको, विद्रोह और उसके जो कालखंड है उसको आप लोग को मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग देखते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। बोला है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह जो है यह बड़ौदा में हुआ था। कब हुआ था? 1818 से 1820 में हुआ था बघेरा विद्रोह। दूसरा बोला अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तीसरा है पॉलीगर विद्रोह। ये 1795 से 1805 में हुआ था साउथ इंडिया में, जो कि दक्षिण भारत में हुआ था पॉलीगर विद्रोह। इसको याद रखिएगा। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, 4 विद्रोह को, जो कि एग्जाम में सिंगल भी करके पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। बघेरा विद्रोह 1818 बड़ौदा, अहोम विद्रोह 1828 असम, पॉलीगर विद्रोह साउथ इंडिया में 1795 से 1805 के बीच, और नील विद्रोह 1859 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन, सबसे पहले हम लोग बहावी आंदोलन के बारे में जानते हैं कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी, जो मूलतः बरेली के रहने वाले थे। इनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम में सुधार लाना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो बहावी का मुख्य केंद्र था पटना। तो इसको जरूर याद रखिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। अगला क्वेश्चन है, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेलूथम्पी का विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था, जो कि बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। बेलूथम्पी का विद्रोह जो है इस त्रावणकोर रियासत में हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दूसरा बोल रहा है कि यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में नहीं, बड़ौदा रियासत में नहीं, ये क्या हुआ था? इस त्रावणकोर रियासत में हुआ था। त्रावणकोर रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बेलूथम्पी का विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 54, कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है कि 1844-45 में डैश कोल्हापुर समानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के रोजगार हो जाने का परिणाम था। तो इसका जो परिणाम था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़करी विद्रोह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गढ़करी विद्रोह। क्या हो जाएगा? गढ़करी विद्रोह। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, समानागढ़ जो कि मद्रास में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, सॉरी महाराष्ट्र में पड़ता है कोल्हापुर, जहाँ पर क्या होता है? गढ़करी विद्रोह हुआ था। इसका आंसर गढ़करी विद्रोह हो जाएगा। बोला किस आदिवासी नेता को उलगुलान या महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? मुंडा विद्रोह। इसको आप लोग याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो कि 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंहभूम और रांची जिला में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया था। इसी को मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह या महान कोलाहल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सबसे पहले कूका आंदोलन हुआ कब था? तो 1840 से 1872 के बीच में भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब के क्षेत्र में किया गया था। लेकिन इसके संगठनकर्ता पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह। इसको हम लोग याद करेंगे, गुरु राम सिंह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुरु राम सिंह। तो
कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 1872 पंजाब के क्षेत्र में भगत जवाहर मल के द्वारा, और इसका संगठनकर्ता कौन था? गुरु राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ उसका डेट है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। कोल हुआ था 1831 में हुआ था। तमार विद्रोह कब हुआ था? 1798 में। सपाहोर विद्रोह हुआ था 1871 में, इसको जरूर याद रखिएगा। सपाहोर विद्रोह कब हुआ था? 1871 में। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1833 में। तो ये चारों का डेट याद रखिएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। तमार विद्रोह कब हुआ था? 1798 में। सपाहोर विद्रोह कब हुआ था? 1871 में। और भूमिज विद्रोह हुआ था 1833 में। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो 57 है उसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? तो डी कर सकते हैं। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला फरायजी कौन थे? फरायजी जो थे वो एक तरह से फरायजी विद्रोह जो है पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त विद्रोह का। वस्तुतः फरायजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे, इसीलिए इन्हें हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका आंसर हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसको याद रखिए। फरायजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को फिर से यहाँ पर मिलान करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहा है कि नारकेल बेलिया विद्रोह, मेर निसार, नायक विद्रोह, अचल सिंह पागलपंथी विद्रोह करमशाह के द्वारा, और अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा। तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इस प्रकार 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 59 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 59 हो गया और अब 60 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित विद्रोह को उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करें। देखिए इसका आंसर हम लोग खुद देखते हैं क्या होगा। बोला रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह चितूर सिंह, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह चितूर सिंह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह जो कि क्या हुआ था? पश्चिम घाट के महाराष्ट्र में था चितूर सिंह। खांसी विद्रोह हो जाएगा तीरथ सिंह, ये भी सही है। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह सही है। तीसरा सफाहोर विद्रोह, ये सफाहोर विद्रोह जो होगा ना दशरथ माझी नहीं भागीरथ माझी हो जाएगा। सफाहोर विद्रोह क्या हो जाएगा? भागीरथ माझी। इस प्रकार ये कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो रामोसी विद्रोह चितूर सिंह जो कि पश्चिमी घाट में हुआ था महाराष्ट्र में इलाका में, खांसी विद्रोह जो कि मेघालय वाले इलाका में हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में, और सफाहोर विद्रोह अभी हम लोग इसका डेट पर पीछे पढ़ेंगे कि 1871 में भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, भागीरथ माझी। इस प्रकार इसका 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण को बताइए। तो कथन कह रहा है कि सन 1857 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि 1857 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीति के विरुद्ध किया गया था। और कारण बोल रहा है कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्गों के प्रशासनिक नवों विभिन्न भारतीय समुदाय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जाना जाता है? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को प्रकाश स्तंभ या डंका शाह के नाम से जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 63 नंबर क्वेश्चन।
मौलवी अहमदुल्ला साहब। यह फैजाबाद के 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो फैजाबाद के रहने वाले थे। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, फैजाबाद के रहने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनको प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीलांबर और पीताम्बर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह किस क्षेत्र से थे? तो ये झारखंड के रहने वाले थे। किस क्षेत्र से थे? तो झारखंड क्षेत्र से थे। किस क्षेत्र से थे? तो झारखंड क्षेत्र से थे। नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के थे? झारखंड क्षेत्र से थे। इस प्रकार 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नीलांबर और पीताम्बर वर्तमान झारखंड राज्य के भोक्ता समुदाय से थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65। यहाँ पर संबंधित क्षेत्र और 1857 के विद्रोह के नायक इसको मिलान करना है। ये 1857 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गोरखपुर में कौन थे? तो गोरखपुर में हो जाएगा गजाधर सिंह। गोरखपुर में क्या हो जाएगा? गजाधर सिंह। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह और ग्वालियर में हो जाएंगे तात्या टोपे। इस प्रकार अपना 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। गोरखपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोरखपुर में थे गजाधर सिंह। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह। मेरठ में कौन थे? कदम सिंह और ग्वालियर में तात्या टोपे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 66 की तरफ। 66 की तरफ हम लोग चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सही से नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम आपको 66 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि 66 नंबर क्वेश्चन है क्या। बोला है 66 नंबर क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उपरोक्त कथन किसका है? क्वेश्चन को एक बार और सुनिएगा अच्छे से कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है बेंजामिन डिसरायली का है। किसका कथन है? तो बेंजामिन डिसरायली का कथन है। किसका कथन है? तो बेंजामिन डिसरायली का कथन है। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। किसका कथन है? तो बेंजामिन डिसरायली का कथन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिसरायली राष्ट्रीय विद्रोह बोला था ये। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 में बोला कि वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व या पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता का सर्वकथन किसका है? तो ये बोला था जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जनरल ह्यू रोज जो कि रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ये युद्ध भी लड़ा था और ग्वालियर में युद्ध को भी क्या किया था, यानी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति को दबाया था ये जनरल ह्यू रोज। इसी का यह कथन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 10 मई को मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 10 मई को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। कब कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आंसर इसको आराम से 10 मई जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मंगल पांडे जो है ना, 34 इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। मंगल पांडे 34 इन्फेंट्री से रिलेटेड थे मंगल पांडे। इनको फांसी की सज़ा हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो बनारस के क्षेत्र में, इसको याद रखिए, बनारस 1857 क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज कमांडर का नाम था जेम्स नील या कर्नल नील के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल नील जो कि लखनऊ में भी जो है 1857 की क्रांति को दबाया था यही व्यक्ति। तो इसको आप याद रखिए, कर्नल नील जो कि बनारस के क्षेत्र में भी 1857 की क्रांति का दमन किया था। ये 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि निर्धारित किया गया था? तो 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 31 मई 1857। कब कितना क्या आंसर हो जाएगा? 31 मई 1857। 1857 की क्रांति के लिए देशव्यापी शुरुआत कौन सी? 31 मई 1857
संतावन, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व ही यानी 10 मई 1857 को विद्रोह का सूत्रपात कर दिया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 31 मई क्यों है। एक्चुअली 31 मई से शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सैनिकों क्या है ना कि सैनिक में आक्रोश के कारण जो है वो 10 मई को ही इसका शुरुआत किया था। एक्चुअली 10 मई 1858 को, लेकिन तिथि निर्धारित बोले कब किया गया था, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 31 मई 1857 को तिथि निर्धारित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत विद्रोह का क्या तात्पर्य है। श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह बोल रहा है कि श्वेत विद्रोह, इसको व्हाइट म्यूटिनी भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों के विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शांति हस्तांतरित करने पर कंपनी के अधीन नियोजित सैनिक के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया, जिसे व्हाइट म्यूटिनी के नाम से कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि श्वेत विद्रोह का क्या तात्पर्य है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है, कौन सा घोषणा पत्र। तो ये आजमगढ़ का घोषणा पत्र, आजमगढ़ घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है। इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 क्वेश्चन जो है कथन और कारण है। कथन कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। एक्चुअली सामाजिक और धार्मिक सुधार होगा। इसको आप लोग आर्थिक को क्या करेंगे, इसको आर्थिक जो है, ये जो आर्थिक है ना, सामाजिक आर्थिक नहीं, सामाजिक धार्मिक हो जाएगा। इसको आप लोग धार्मिक कर लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी समय राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे अनेक सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आए थे, जिसके कारण भारत का क्या हुआ था, आधुनिकीकरण हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत का आधुनिकीकरण की बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोला कि सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार आधुनिकता का आधार माने जाते हैं। बिल्कुल क्या है, दोनों का दोनों कथन सही है, इसलिए ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आर्थिक को आप लोग क्या करेंगे, इसको सुधार करके कर लें, धार्मिक कर लीजिएगा। आर्थिक नहीं धार्मिक हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की दो धाराएं थी। पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा क्या था, दूसरा था पुनर्जागरणवादी आंदोलन। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला था सुधारवादी आंदोलन और दूसरा हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरणवादी आंदोलन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दो धाराएं थी, जो कि पहला को बोलते हैं सुधारवादी आंदोलन और दूसरा को पुनर्जागरणवादी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। 1856 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे। उन्हीं के द्वारा जो इसको जोर शोर से उठाया गया था, 1856 में पारित कराया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय, वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कहाँ पर, बम्बई में। कौन किया करा, किसके द्वारा कराया गया था, डी.के. कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा, डी.के. कर्वे के द्वारा। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा
लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1930 में हर बिला शारदा के प्रयत्न से भारत में शारदा एक्ट पारित किया गया था। तो इसको याद रखिए, हर बिला शारदा के द्वारा क्या है, इसको पारित किया गया था। उस समय लड़के और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और 14 वर्ष रखा गया था। इसको याद रखिएगा, हर बिला शारदा, जो कि एक प्रख्यात शिक्षाविद न्यायाधीश थे और अजमेर और मेरवाड़ से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी थे। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, कितना, 14 वर्ष, 18 वर्ष और 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, बोला है कि पहला है, कथन है कि बंगाल सती रेगुलेशन 1829, जिसको रेगुलेटिंग जो है 17 भी कहते हैं इसको, 17 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। पहले जो है इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। तो इसको आप लोग देखेंगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, और दूसरा बोला है कि 1830 में इसे मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और सबसे पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ये बात क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया था। दूसरा बोल रहा है कि थोड़े बहुत संशोधन के साथ जो है ना, इसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी 1830 में लागू किया था। यानी कि दोनों कथन सही है, लेकिन बोला असत्य कौन है, तो असत्य क्या हो जाएगा, न तो एक न ही दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, न तो एक न ही दो, यानी कि दोनों कथन सत्य है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल सती रेगुलेशन 1829 जो रेगुलेशन 17 था, सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, और बाद में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो 1830 में इसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 80 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि मूक नायक, जो कि एक समाचार पत्र था, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लाया गया था। मूक नायक, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, मूक नायक BR अम्बेडकर के द्वारा लाया गया था। मूक नायक कब लाया था, यह 1920 के दशक में आया था। मूक नायक याद रखिएगा इसको, BR अम्बेडकर। अब 81, यहाँ पर भी एक सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 बोल रहा है बहिष्कृत भारत। देखिए बहिष्कृत भारत भी एक पत्रिका था, यह प्रकाशित हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में। और इसका भी प्रकाशित किए थे भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत कौन किए थे, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बहिष्कृत भारत जो है ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, कौन लाए थे, भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। कब, 1927 में। कब लाए थे, तो 1927 में। इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये है 1924 का, ये भी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, 1924 ये हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। और तीसरा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये 1942 का है, ये भी भीम और अम्बेडकर का। यानी कि जितने भी यहाँ पर संस्था है ना, ये सब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लाया गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये याद रखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 का है, और ये महात्मा गांधी के द्वारा, क्या रखिएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसको एक बार और याद कर लीजिए। बहिष्कृत भारत कब आया था, 1927 में। कौन लाए थे, BR अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 का है, ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942 का है, ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लाया गया है। और चौथा है अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये 1932 का, महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। इसको आप जरूर याद रखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको ऑनलाइनर में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई थी, तो 1932 में। ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए EV रामास्वामी नायकर के द्वारा और दक्षिण भारत में, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि EV रामास्वामी नायकर जो थे, ये 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था।
अन्य दलित समर्थक आंदोलनों की भांति इस आंदोलन में भी दलितों को मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने का, यानी कि एक्चुअली यह था कि दलितों को जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसके कारण इन्होंने आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन, याद रखेगा, रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार और हम पढ़ को आपको सुनाते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किनके द्वारा दिया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा। इसको याद रखिएगा जरूर। श्री नारायण गुरु केरल क्षेत्र के एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। इन्होंने जीवन पर्यंत दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया था। तो इन्हीं का कथन था, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा, श्री नारायण गुरु। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण कह रहा है। कथन और कारण कह रहा है कि वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। 1828 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उनका उद्देश्य सामाजिक सुधार द्वारा लोगों में राजनीतिक उत्थान करना और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना था। तो इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल क्या है? ये सही है। ये बिल्कुल क्या है? सही। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कारण बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ब्रह्म समाज के द्वारा वह किसी भी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते, बल्कि वे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे। यहाँ पर लिखा हुआ नए धर्म की स्थापना, बिल्कुल गलत है। ये नए बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये गलत बात है। इनका काम था कि हिंदू धर्म में जो भी बुराई हैं उसको खत्म करना, यानी हिंदू धर्म का शुद्ध। तो इसको आप लोग याद रखिए। कथन, इसका मतलब हो गया कि ए सही है और आर गलत है, ए एफ का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बोलते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम था हेनरी विवियन डेलिजियो। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यंग बंगाल प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेलिजियो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यह राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। देखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। कहीं कहीं 1814, कहीं 1815 आता है, लेकिन अधिकतम इसका आंसर 1815 ही होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, 1815 प्रथम संस्था आत्मीय सभा 1815। कहीं कहीं 14 भी रहता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 1815 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ संस्था है और एक तरफ व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इनका स्थापना किया है। गुरुकुल कांगड़ी जो है ना, इसका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी श्रद्धानंद। गुरुकुल कांगड़ी का हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इनका जो स्थापना जो किया है वो महात्मा हंसराज हो जाएंगे। देव समाज हो जाएंगे सीमदयान अग्निहोत्री और धर्म सभा राधाकांत देव। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किसने किया था? श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, महात्मा हंसराज, देव समाज सीमदयान अग्निहोत्री, धर्म सभा राधाकांत देव। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला है कथन और कारण है। कथन और कारण।
इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो है हम लोग क्या करें उत्तर प्रदेश को उस समय बोलते थे संयुक्त प्रांत, इसको आप याद रखें। सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान पर किए थे 1800 कहीं के 66 या 67 रहता है, लेकिन आप मान के चलिए 66 और 67 कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। छियासठ में 66 या 67 दोनों रहता है, तो ये क्या है बिल्कुल हो जाएगा, सही कथन है ये कथन क्या है बिल्कुल सही है, ये सही है। कारण बोला कि इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने तथा मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने के लिए था। ये बात भी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा 1867 में सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर किया था। तो बोलेगा इसका स्थापना कौन किया था, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा 1866 या 1867 में सहारनपुर जिला में किया गया था। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। बोला यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने या उदार रुख अपनाने के विरोध में खड़ा किया गया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। दोनों कथन क्या हो जाएगा हम लोग का सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोला पारसी धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख संस्था रहनुमाई मैदान सभा की स्थापना की थी। तो दादा भाई नौरोजी, देखिए शॉर्ट में लिखा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका स्थापना किया गया था कब, 1851 में, तो इसको याद रखिएगा। रहनुमाई मैदान सभा की स्थापना कब की, 1851 में। कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, 1875 में अलीगढ़ में किया गया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 अलीगढ़ में किया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में किन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, जो कि एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। गोपाल हरि देशमुख कौन थे, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ये सरकार के अधीन एक न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे। तो जो गोपाल हरि देशमुख थे क्या, सरकार के अधीन एक न्यायाधीश के रूप में महाराष्ट्र के समाज सुधारक भी थे। अब हम लोग चलेंगे 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में हस्तांतरित किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ। देखिए 1882 में मद्रास में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवी, जिसमें कि मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल MS अलकाट ने किया था। ये दोनों भारतीय विचारों एवं पश्चिमी संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में स्थापित इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में मद्रास के अडयार के निकट स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कथन है ये, बोला है कि हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि में पैदावार खाकर पलते हैं, और हम दोनों एक ही देश के और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम बंधुता किसका है, तो सर सैयद अहमद खान का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। किसका कथन है, तो सर सैयद अहमद खान का कथन है। किसका कथन है, तो सर सैयद अहमद खान का ये कथन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान का ये कथन है, यानी कि हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। कौन कहा था, सर सैयद अहमद खान का ये कथन है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। सिंह सभा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंह सभा के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में सिख समुदाय भी अछूता नहीं रहा था। इसको हम लोग ऐसे जानेंगे कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में समाज सुधार आंदोलन चल रहा था, उस समय सिख समुदाय भी अछूता नहीं रहा था। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सिंह सभा का तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बोलेगा कब हुआ था? तो 1873 में। 1873 आप लोग याद रखिएगा, 1873 में अमृतसर में हुआ था सिंह सभा का आंदोलन का शुरुआत। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो ये अहमदिया आंदोलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन का स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? अहमदिया आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदिया आंदोलन। एक्चुअली अहमदिया आंदोलन क्या था ना कि 19वीं शताब्दी का एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था। इसका स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कभी कभी पूछ देगा कि अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो इसको आप लिख सकते हैं मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन, जो कि अपने आप को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिटेल में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों। इसमें पहला कथन पहला जो दे रखा है भारत के अतीत का पुनर्जन्म, यानी कि भारत का अतीत मतलब कि जो भारत में पुराने समय में जो हमारे पुराण थे, वेद था, उपनिषद था, इस प्रकार के इस पुस्तक का अध्ययन करना, ये बात बिल्कुल क्या एकदम सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि देश का राजनीतिकरण, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा बोला कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन का प्रभाव, बिल्कुल सही है। और चौथा बोला कि विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार, ठीक है, बिल्कुल बात क्या है, ये भी क्या है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों कुछ कथन इसका सही है, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद को उत्थान के लिए उत्तरदायी सभी हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें। पहला बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है? पहले। उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद में। पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले। देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पूर्वार्ध में राजनीतिक संस्थाओं के निरीक्षण। बोला पहला इसका मध्य वर्ग द्वारा नहीं, इसका जो मध्य वर्ग के द्वारा नहीं किया गया था। कौन किया था? समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग। इसको इसके याद रखिएगा, इसका समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग के द्वारा किया गया था। उसके बाद समृद्ध प्रभावशाली वर्ग जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऐसे व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। दूसरा बोला कि इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था। ये बात बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा बोला कि इसने प्रशासन में भारतीय विधायक की मांग रखी थी। बिल्कुल, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण पद थे सब पर मतलब ब्रिटिशों का था, इसलिए इन्होंने प्रशासन में बोला था कि भारतीयों की भागीदारी भी बढ़ाई जाए। इस प्रकार से इसका कथन 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ हुआ था? देखिए इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, इसका आंसर ऐसे तो हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारी एसोसिएशन। भारत में गठन पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? तो जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में इसका स्थापना हुआ था। 1838 में इसका, ऐसे कि आप इसका भी डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे बंग भाषा प्रकाश सभा 1836 का है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 का है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 का है। तो आप इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन सिंगल पूछ दे कि ब्रिटिश इंडियन सन का स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 का है। बंग भवन प्रकाश 1836 का है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? तो जमींदारी एसोसिएशन। या इसको कभी कभी दे देगा आपको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी दे देगा, तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा। 1838 का है। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 हम लोग का हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी राजनीतिक सभा है और मिलान करना है। एकदम सेम क्वेश्चन अभी हम लोग जो ऊपर देखे थे, हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 100 का अगर आंसर देखा जाए तो 100 का आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मार लीजिए बी, मार सकते हैं आप लोग। चलिए
101 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, यानी ये नहीं थे, ये थे और ये थे, लेकिन ये नहीं थे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे है, तो इनके बारे में भी कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1870 में, 1870 में। कब कौन किए थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। कौन संस्था था, तो पूना सार्वजनिक सभा। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। लेकिन वो पूछेगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये 1885 की संस्था है। कब की संस्था है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1885 की संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इनके संस्थापक कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग। नहीं कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ भी बोला है कि संस्था का नाम दिया है और इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। देखिए इसको कैसे हम सजाते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। बोला है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा जो है ये 1884 का है। मद्रास महाजन सभा कब का है, 1884 का है। दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी, अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े 1885 में है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के द्वारा स्थापना किया गया। पूना सार्वजनिक सभा अभी हम लोग तुरंत ऊपर पढ़े हैं कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 में इसका स्थापना किया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि लंदन में इसका स्थापना हुआ था, कौन किए थे, तो इसका जो स्थापना जो किए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। इसको याद रखिएगा जरूर, अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर से एक बार देखते हैं, मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी इस 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में। संस्था पूछा कहाँ पर, तो लंदन में, तो याद रखिएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि पहला कथन कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। इंडियन लीग या इंडिया लीग बात वही होता है, दोनों सेम है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। इसको आप याद रखिएगा कि 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। बोल रहा है दूसरा कथन कि इंडियन एसोसिएशन का 1876 में, बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दो व्यक्ति मिलकर किए थे। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। यानी कि दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा, असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो, यानी कि दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर बोला है असत्य है, तो क्वेश्चन बनाते समय इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कथन, सॉरी इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ भी पूछ रहा है असत्य कथन। बोला उदारवादी चरण, उदारवादी चरण जो होता है ना, उदारवादी नेता जो है, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए उदारवादी चरण क्या होता है। उदारवादी नेता ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते थे। ये मतलब कि खुलकर विरोध नहीं करते थे ये। इन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाई जो कि असफल होता था, और ये संवैधानिक विरोध का साल है। यानी कि ये एक तरह से मान के चल सकते ना कि बिल्कुल नहीं होता ऐसे कि बिल्कुल अपनी मांग को मतलब कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखना, क्रांतिकारी तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रखना, इसी को उदारवादी चरण बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। पहला बोला है कि इन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि इन्होंने उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। बोला है असत्य है, तो असत्य हो जाएगा न तो एक न तो, यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
105 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला इंडियन एसोसिएशन का प्रमुख कार्य में सम्मिलित नहीं था। तो सबसे पहले अभी हम लोग इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रमुख मांगों में सम्मिलित नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। 105 का जो क्या है, 105 का ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 105 का जो ऑप्शन नंबर डी है कि स्वशासन के मुद्दों को उठाया। स्वशासन के आप लोग याद रखिएगा सही से कि 105 का डी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि उदारवादी इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो ऊपर का 3 था, लेकिन नीचे का जो लास्ट है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, स्वशासन के मुद्दों को उठाया। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि स्वशासन के मुद्दों को उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाया। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा स्वशासन के मुद्दे को नहीं उठाया गया था। अब हम लोग चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बिल्कुल आप आराम से देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन यहीं का यहीं याद हो जाएगा। अब हम 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कर। यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए, सत्य कथन का चयन करें। वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोला कि अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 में किया गया था। ये बात भी बिल्कुल क्या है? एकदम राइट है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट है ये। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि ए.यू. होम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। ये बात भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो इसका कथन एक और तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसको आप जरूर आप लोग याद रखें, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? 1883 में किया गया था। ए.यू. होम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बस 10-15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। बिल्कुल भी क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। 107 नंबर बोला कांग्रेस के स्थापना के समय निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन। देखिए यहाँ पर क्या बोला है? असत्य कथन। तो बोला है पहला कथन कि ए.यू. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा बोला कि कांग्रेस के प्रथम 82 प्रतिनिधि भाग नहीं, 82 प्रतिनिधि नहीं, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कब? कितना प्रतिनिधि? 72। तो आपका कथन यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा बोला कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया था। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो 3 कथन सही है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है कि कांग्रेस का प्रथम 72 प्रतिनिधि, यहाँ पर दिया 82, बिल्कुल गलत है। 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। तो पहला कथन है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। बात सही है। दूसरा, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। बिल्कुल सही है। लेकिन आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना प्रारंभिक चरण में बिल्कुल नहीं था। ये बात क्या है? ये बात गलत है। ये बात गलत है। चौथा है कि उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन देना। ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेकिन चौथा गलत हो जाएगा। बोला है कि आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा का प्रोत्साहन करने की बात सही है, लेकिन आम जनता को राष्ट्र जोड़ने की बात क्या है? गलत है। हम लोग देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। बोला निम्नलिखित में किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? अग्रदूत यानी अग्रदूत या पूर्वगामी, कुछ भी दे सकता है। अग्रदूत या पूर्वगामी कहा जाता है। तो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इसलिए इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत या अग्रगामी कहा जाता है। यानी कि इस कांग्रेस जब बना था 28 दिसंबर 1885 को, उससे पहले यह संस्था का गठन किया गया था। लंदन में
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना बोला है किस वर्ष की गई थी? तो 1889 में। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी जो इंडिया की स्थापना किस वर्ष की थी? 1889 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1889 में किया गया था। इस प्रकार 110 का क्या आंसर हो जाएगा? 110 का बी आंसर हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग किया था? देखिए इसमें 1 2 3 4 कथन है। तो उदारवादी के द्वारा जो है भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए भू राजस्व की कमी करने, यानी जो भूमि कर था उसको कमी करने, नमक कर का उन्मूलन यानी कि खत्म करने, सैन्य खर्च में कटौती करने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने, यानी कि चारों का चारों कथन क्या है? सही है। यानी उदारवादियों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए 4 प्रकार की मांग किया गया था, जिसमें कि भू राजस्व का कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, सैन्य खर्च का कटौती करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। ये चारों था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, चारों का चारों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा समय समय पर जो है अधिनियम लाया जाता था, जो कि एक प्रकार से ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधान में क्या सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन देखिएगा, नहीं था। देखिए इसमें जो लास्ट नंबर जो ऑप्शन है कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्राप्त करने का रखने का शक्ति प्रदान किया जाना, ये बात बिल्कुल क्या था? गलत है। यह बात क्या है? गलत है। यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया है, बात बिल्कुल सही था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। कभी कभी सिंगल भी पूछ लेगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव करने का जो अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया था, बात क्या है? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 112 के बाद हम लोग चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पर। 113 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को जो भी करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ है, जो कि आपको आगे भी एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस है। अगला क्वेश्चन बोला कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है ना, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ए हुम ने भारतीय जनता के असंतोष को पहचानने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया था। यानी कि लाला लाजपत राय जी का मानना था कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के तहत ही ए ह्यूम ने भारतीय जनता के असंतोष को पहचानने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया। तो इसको आप याद रखिए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। बोला कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो ये डफरिन था, जो कि वायसराय था, डफरिन। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, डफरिन। अच्छा क्वेश्चन है। सेफ्टी वालों का सिद्धांत भी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, और कांग्रेस को देशद्रोही की संस्था कहा था डफरिन के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, या इसको हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था? तो इसमें देखिएगा कि 2 नंबर सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, यानी इन दोनों के द्वारा जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पूछेगा कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान और बनारस का राजा शिव प्रसाद सिंह। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी चरण के नेता हैं? तो उदारवादी नेता ये हो जाएंगे रोमेश चंद्र दत्त। उदारवादी चरण कहता है रोमेश चंद्र दत्त। और भी थे उदारवादी चरण के नेता, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो भी थे, ये सब कौन थे? सब उदारवादी चरण के ही नेता थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बोला है कि कथन और कारण पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित है। बिल्कुल ये कथन क्या है? एकदम सही है कि भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल क्या था? सीमित है। यानी कि कुछ ही क्षेत्र और कुछ ही व्यक्ति, यानी कि आम जनमानस तक जो है विचारधारा नहीं पहुंच चुका था। तो ये बात सही है। कारण बोला कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। बिल्कुल सही है। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वह जन साधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। बात बिल्कुल क्या है? सही है। और हम लोग थोड़ा इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकीर्ण है। इस कारण से जो है जन साधारण में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 118 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं था? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक। देखिए, उदारवादी जो थे ना, बिल्कुल मतलब कि एक तरह से मानिए कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसी चीज़ को मांग रहे थे कि संवैधानिक तरीका से मांगों को उठाना, ये आक्रामक नहीं होते थे। तो जहाँ भी नरमपंथी का बात आएगा, अगर आपको आक्रामक शब्द दिख जाए तो आप इसको सीधा टिक कर सकते हैं, क्योंकि उदारवादी बोलिए या नरमपंथी दोनों बात सेम है। ये किसी भी चीज़ की मांग ब्रिटिशों के समक्ष आक्रामक तरीके से नहीं करते थे, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिक तरीके से करते थे। ये बात बिल्कुल गलत है, आक्रामक शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। हम लोग 119 नंबर अब देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और हम लोग का आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा 120 नंबर क्वेश्चन। एक 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी पाखंडियों के लिए अवसरों का द्वार खोला। इनमें कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम से भुनाने का अवसर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यह कथन पूछेगा अगर कथन के रूप में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार जो है 120 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास था। जो कि हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने किया है। ये पार्ट 1 था। अभी जो है इस पर 2 पार्ट और हम लाने का प्रयास करेंगे। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का इतिहास होगा उस सब क्वेश्चन को करा दिया जाएगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको लाभ हो सके। तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे तो आपको यहाँ से लगभग मान के चलिए कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, टोटल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप देख जाएंगे तो आपको आराम से पूरा क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएगा। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।